हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमेस क्लासेस बांका पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सब जुड़ जाइए और क्लास का आनंद लीजिए। क्लास जो है आपका एमसीक्यू 15वां चल रहा है। इससे पहले 14 हो चुका था। पिछले दिन क्लास नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, आज भी बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन आज क्लास चलेगा, 1 घंटे तक चलेगा। जितना क्वेश्चन हो पाएगा, जितना देर हमें लगेगा कि क्लास लेना चाहिए, उतना देर तक हम आप सबका क्लास ज़रूर ले पाएँगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और कहते हैं ना, लाइक इसीलिए कर दीजिए ताकि एनर्जी एकदम ज़बरदस्त बना रहे और आपके साथ हम 1 घंटे, 2 घंटे जितना देर हो सकेगा एकदम बने रहें। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार करते हैं और प्रणाम करते हैं। शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। कैसे हैं आप सब? आप सभी को नमस्कार है और प्रणाम है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। आज का प्रश्न आवाज़ साफ-साफ जा रहा होगा और आप साफ-साफ देख पा रहे होंगे, तो ओके ज़रूर लिख दीजिएगा। उसके बाद क्लास का आनंद लीजिएगा, मज़ा भी आएगा ज़बरदस्त। चलिए, तो पहला प्रश्न है आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए और आंसर दीजिए और देखिएगा कि कितने 100 या 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही बनाते हैं। उम्मीद है आज 50 प्रश्न ही हम आपको करा पाएँगे, लग रहा है। तो चलिएगा, गैस तथा द्रव में निलंबित बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन को डैश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे है क्या कि गैस हो या द्रव हो, निलंबित बहुत सारे छोटे-छोटे कण होते हैं और उसके द्वारा प्रकाश की परिकर्णन की घटना घटती है। ठीक है? ये कहते हैं कि धूल है वातावरण में, वो भी प्रकाश की परिकर्णन की घटना है। उसी के प्रभाव को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा नंबर पे है। तो टिंडल प्रभाव क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी कि वातावरण में धूल कण, ये भी प्रकाश परिकर्णन का लक्षण है। गैसों में निलंबित बहुत सारे छोटे-छोटे कण होते हैं, तो वो भी प्रकाश के परिकर्णन का एक कारण है। उसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे आप एक उदाहरण भी देख सकते हैं, इंजन से निकलने वाले धुआं में भी क्या होता है, छोटे-छोटे कण होते हैं, वो भी प्रकाश के परिकर्णन का उदाहरण है, टिंडल प्रभाव है। जैसे आकाश का रंग जो है नीला होता है, वो भी प्रकाश के परिकर्णन के कारण ना। तो चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आप लगा देंगे टिंडल प्रभाव लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो गया तीसरा नंबर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा वेद गद तथा पद दोनों में लिखा गया है? गद और पद का वेद किसको कहते हैं? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को। किस वेद को कहते हैं? आप सब आंसर एकदम दीजिएगा। मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन-सा वेद गद और पेद दोनों का है? तो कहेंगे सर आंसर आपका जो है क्या है? यजुर्वेद है। आंसर क्या है? यजुर्वेद है, जो गद और पद दोनों का वेद है। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। तो मेरे प्यारे साथियों, यजुर्वेद में ही यज्ञ कर्मकांड का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में ही क्या मिलता है? यज्ञ कर्मकांड का वर्णन मिलता है और यजुर्वेद में ही राजसूय का जो है वर्णन मिलता है। राजसूय का वर्णन मिलता है। राजसूय, राजसू यज्ञ का वर्णन मिलता है। आगे तीसरा नंबर देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे है। तीसरा नंबर प्रश्नों को आप कैसे बनाएँगे? अंडे में कौन-सा विटामिन नहीं पाया जाता है? आपके सामने ही स्क्रीन पे है। कह रहा है कि अंडे में कौन-सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी। आंसर बताइए कौन-सा आंसर होगा इसमें से? विटामिन सी या विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन डी? तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों कि विटामिन सी जो है ताप संवेदी विटामिन है। यानी कि विटामिन सी का जो नाम है वो क्या है? ताप संवेदी विटामिन है। यानी कहने का अर्थ है कि गर्म करने पर किसी भी चीज़ों में अगर विटामिन सी है, अगर गर्म करेंगे तो विटामिन सी वहाँ पे नष्ट हो जाएगा। विटामिन सी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि अंडे में कौन-सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है, तो आपका भी आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा, जो कि अंडे में लगभग नहीं पाया जाता है, लगभग नहीं पाया जाता है। आप मेरे प्यारे साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम जानते हैं, बहुते बार हम बता चुके हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड आप कहते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम। आगे बढ़ते हैं।
कुपोषण के सबसे अधिक कमी किसकी होती है? यानी कुपोषण से सबसे अधिक कमी किसकी होती है? विटामिन ए से या कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से, यानी किसकी कमी से आपको कुपोषण नामक बीमारी देखने को मिलेगा? आंसर एकदम बताइएगा। बताएँगे मेरे प्यारे साथियों, तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कुपोषण यानी सबसे अधिक देखने को मिलता है। और आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, प्रोटीन का आविष्कार कब हुआ था? बताएँगे, प्रोटीन का आविष्कार कब हुआ था? आप सब एकदम आंसर बताएँगे, तो कहेंगे सर 1838 ईस्वी में प्रोटीन का आविष्कार हुआ था। इसका आविष्कार किसने किया था? तो आंसर बता देंगे, तो कहेंगे सर वर्जिलियस ने किया था। किसने किया था? वर्जिलियस ने किया था। वर्जिलियस ने इसका आविष्कार किया था। किसका? यानी प्रोटीन का आविष्कार किया था। बिल्कुल एकदम सही जवाब चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। प्रोटीन की कमी से कौन-कौन सी बीमारी होती है? तो आप सब आंसर एकदम देखिएगा। आंसर मेरे प्यारे साथियों, मरामस बीमारी एक होता है और एक आप बीमारी का नाम जानते हैं, क्या जानते हैं पता है? क्वासियोकर, क्वासियोकर, है ना? ये भी बीमारी जो है आपको प्रोटीन की कमी से देखने को मिलता है। तो 2 बीमारी, एक मरासमस और एक क्वासियोकर बीमारी जो है यानी प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान व भार दोनों शून्य होते हैं। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य होता है। द्रव्यमान शून्य होता है, भार अपरिवर्तित होता है। द्रव्यमान तथा भार दोनों अपरिवर्तित होता है। आंसर इसका एकदम आप सब जरूर बताइएगा। आंसर इसका आप सब जरूर बताइएगा। पृथ्वी के केंद्र पे मेरे प्यारे साथियों, यानी कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगर किसी वस्तु को देखेगा, किसी वस्तु को बिना छाटे-काटे कहीं भी ले जाएँगे, उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन भार उसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? केंद्र पर शून्य हो जाएगा। केंद्र पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यानी केंद्र पे ले जाए या कहीं भी वस्तुओं को ले जाएँगे, अगर द्रव्यमान वस्तु को काटे-छाटे बिना अगर वहाँ पहुँचा दिए, तो समझ लीजिए कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन भार क्या होगा? उस पे निर्भर करेगा। अगर यहाँ पे कह रहा है केंद्र पर जाएगा तो शून्य हो जाएगा, ध्रुव पर जाएगा तो अधिकतम हो जाएगा और विषुवत रेखा पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर एकदम आंसर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दूसरा नंबर आंसर लगा देंगे। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या कहता है? गन मेटल निम्न में से किस धातु की बनी होती है? निकेल, टिन और तांबा, तांबा, फास्फोरस तथा निकेल, मैग्नीज, फास्फोरस तथा निकल, तांबा, टिन तथा जिंक, यानी इनमें से आपको एक आंसर देना है जो कि गन मेटल बना होता है किनका किनका? तो कहेंगे सर गन मेटल जो बना होता है वो तांबा का रहता है, टीन का रहता है और जो है जिंक का रहता है। तांबा टीन किसका? जिंक का रहता है। तांबा टीन जिंक का रहता है, जिसमें मेरे प्यारे साथियों तांबा टीन जिंक का रहता है। तांबा कहते हैं 83%, तांबा कितना? 83% रहता है और टीन कितना? 10% रहता है और जिंक मेरे प्यारे साथियों 3% रहता है। यानी ये आपका जो है गन मेटल में पाए जाने वाले हैं। क्या है? घन मेटल। आगे बढ़े। चलिए, सॉरी यहाँ से 87% कर लीजिएगा क्योंकि जोड़ने के बाद जो है 100 होना चाहिए, 87% होगा। आगे बढ़ते हैं। उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को बदल लेती है, उसे क्या कहा जाता है? उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को बदलते हैं, यानी एक नियत समय पर वो दिशा को बदल लेते हैं, तो क्या कहलाते हैं? प्रेरित धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि ये नियमित समय अंतराल के बाद अपना दिशा क्या करते हैं?
में बदल लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा। बिल्कुल सही जवाब है, लगा दीजिए आप सब आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रत्यावर्ती धारा जो है दोनों दिशा में प्रभावित होती है, दोनों दिशा में प्रभावित होती है प्रत्यावर्ती धारा। ये देखने को कहाँ मिलता है? इन्वर्टर में मिलता है। देखने को कहाँ मिलता है? इन्वर्टर में मिलता है। और दिष्ट धारा जो है सिर्फ एक ही दिशा में प्रभावित होती है, वो देखने का वहाँ मिलता है जनरेटर में मिलता है, बैटरी में मिलता है, रेक्टिफायर में देखने को मिलता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? इन्वर्टर में आपको देखने को मिलता है। दोनों दिशा में क्या होता है? धारा प्रभावित होता है। और कहते हैं ना मेरे प्यारे साथियों कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, रेक्टिफायर बदलता है, और दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में अगर बदलता है तो वो इन्वर्टर बदलता है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। मनुष्य का पानी में तैरना किस सिद्धांत के कारण संभव हो पाता है? मनुष्य का पानी में तैरना किस सिद्धांत के कारण संभव हो पाता है? बर्नौली सिद्धांत के कारण, आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण, जड़त्व के सिद्धांत के कारण, न्यूटन के सिद्धांत के कारण। तो इसमें आंसर जो लगा देंगे, आर्किमिडीज सिद्धांत के कारण मनुष्य को पानी में तैरना यानी कि इस सिद्धांत पर ही आधारित है। अब देखिएगा, आप एक जानते हैं कि तैरने वाली जो वस्तु है जिसमें आप तैर रहे हैं, यानी पानी में तैरना है, समुद्र में तैरना, नदी में तैरना है, जहाँ भी आप तैर रहे हो, तो उससे यानी तैरने वाली वस्तु का जो है घनत्व तो कम होगा, तो तैर आसानी से सकता है। या तो जितना वस्तु का यानी कि विस्थापित किया गया भाग है, अगर उसको उतना विस्थापित कर देता है तो तैर सकता है वहाँ पे। यानी कह सकते हैं तैरने वाली वस्तु का जो घनत्व होता है, यानी जहाँ पे तैरे उससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य का पानी में तैरना किस सिद्धांत पे आधारित है? तो कहेंगे कि आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। तो आंसर लगा देंगे आप आर्किमिडीज सिद्धांत, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? ध्वनि की चाल, तो मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिकतम होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद आप जानते हैं कहाँ पे? गैस में। लेकिन यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस में नहीं बताना है, वायु में बताना है, लोहा में बताना है, जल में बताना है, एल्युमिनियम में बताना है। तो क्या आंसर आप लगाएंगे? इसका आंसर बताइए। तो कहेंगे सर इसका आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा, इसका आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम में जो है इसका चाल क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? 64-20। क्या होता है? 64-20 ध्वनि की जो चाल होती है 64-20 क्या? तो कहेंगे सर मीटर पर सेकेंड। किसमें? एल्युमिनियम में। और आपको लोहा में अगर पूछा जाए तो मेरे प्यारे साथियों लोहा में आपको बताना है 51-30। लोहा में कितना होता है? 51-30 होता है, 51-30 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा जो है इस ऑप्शन के अनुसार देखिए तो एल्युमिनियम में ज्यादा, लोहा में से कम। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्वनि की चाल अधिकतम होती है एल्युमिनियम में होती है। क्लियर है? तो आंसर आप सब क्या लगा देंगे? एकदम डी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में आंवले का कड़वा होने का कारण आंवले का कड़वा होने के लिए जिम्मेदार कौन है? लाइकोपीन है, सल्फाइड अयस्क है, कैप्सिन है, टेनिन है। तो लाइकोपीन से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों टमाटर का रंग लाल होता है, टमाटर का रंग लाल होता है, टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। हमको चाहिए आंवले का कड़वा, तो मेरे प्यारे साथियों टेनिन, टेनिन के कारण जो है क्या होगा? आंवले 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 का कड़वा होगा। आंवले का जो कड़वापन है वो टेलिन के कारण होता है। आंवले का जो कड़वापन है वो टेलिन के कारण होता है। सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। सल्फाइड अयस्क जो है, सल्फाइड अयस्क प्याज का नाम सुने हैं? प्याज का गंध जो प्याज का जो गंध आता है किसके कारण आता है? सल्फाइड अयस्क के कारण आता है। प्याज का जो गंध आता है किसके कारण आता है? सल्फाइड अयस्क के कारण आता है। किसके कारण आता है? सल्फाइड अयस्क के कारण आता है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन आयोडीन की कमी से संबंधित रोग है? आयोडीन की कमी से कौन-सा संबंधित रोग है? तो आप सब मेरे प्यारे साथियों जानते हैं कि घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से फैलता है। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से फैलता है। एनीमिया जो है लोह क्या बताएँ आपको सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों। एनीमिया जो रोग होता है वो किसके कारण फैलता है? तो कहेंगे लोहा की कमी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सबका लोहा की कमी से एनीमिया रोग फैलता है। आप जानते हैं मधुमेह, इंसुलिन का नाम सुने पढ़े भी होंगे। इंसुलिन की कमी से यानी कौन-सी बीमारी फैलती है भैया? मधुमेह और मरामस का भी नाम सभी बताए थे। मरामस किसकी कमी से? यानी प्रोटीन की कमी से। और ये जानते हैं क्वासियोक्रोट जो अभी पढ़े वो बच्चों में पाया जाता है, आपको तो पता ही मेरे प्यारे साथियों, प्रोटीन की कमी से क्या है? प्रोटीन की कमी से मरामस बीमारी फैलते हैं। एकदम क्लियर है? चलिए, बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों। किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो ज़रूर बताइएगा, किसी को कोई तकलीफ हो जाए ज़रूर बताइएगा। किसी को कोई तकलीफ हो जाए ज़रूर बताइएगा। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग ल हो जाता है क्या? एक दोस्त देखिएगा 2 प्रकार के अम्लीय विलयन में हम डुबाते हैं, भई 2 प्रकार कहते हैं। विलयन में 2 प्रकार के अम्लीय, एक क्षारीय में डुबाते हैं। यहाँ पे अम्लीय की बात आ रहा है। एक बात अगर क्षारीय का आएगा, क्या आएगा? एक एक बात मेरे प्यारे साथियों, क्षारीय का आएगा और एक अम्लीय का आएगा। अम्लीय का पीएच मान जानते हैं 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। क्षारीय का पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है। और यहाँ पे जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है, लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। एकदम सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। और क्या लाल कर देता है, बिल्कुल सही जवाब है। और क्षार जो है लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और क्षार जो है लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देगा और वो आगे कहते हैं और क्षार लालून बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथी। जवाब आप सबका सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या कहता है? क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का? एकदम आंसर आप सब ज़रूर बताइए मेरे प्यारे साथियों। आंसर इसका ज़रूर बताइए। क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का? तो आंसर मेरे प्यारे साथियों बताएँगे कि एल्युमिनियम का जो है क्रायोलाइट जो है अयस्क है। इनका मेन अयस्क होता है जिससे हम उसको अयस्क प्राप्त करते हैं, एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं, बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त करते हैं। किससे? तो बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त करते हैं ना मेरे प्यारे बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त करते हैं एल्युमिनियम को। इसका सूत्र क्या होता है बताइए? बॉक्साइट अयस्क का सूत्र क्या होता है? आप सब ज़रूर बताइएगा। तो कहेंगे सर Al2O3 और इसके साथ अगर जल जोड़ेंगे तो 2H2O जोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या कहता है? ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है? अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड? किस गैस का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है? तो एकदम आंसर इजी है। कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एकदम सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, एकदम आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यानी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में एकदम मेरे प्यारे साथियों समझ लीजिए, याद करने की जो जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब कहेंगे सर कैसे? क्योंकि देखिएगा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। रसायन जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे? बताइए।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह पढ़ते हैं, सारी चीज़ पढ़ते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते हैं आप वहाँ। तो कहते हैं ना बैटरी में एक प्रकार का, तो बैटरी में पानी डालेंगे, तो बैटरी में कोई ना कोई एसिड हम डालते हैं, पानी डालने का मतलब एसिड डालते हैं, और जब वो बैटरी में ही डाला जाता है और वहाँ से क्या प्राप्त होता है पता है? विद्युत। तो उसे पंखा भी चला लेते हैं, बल्ब भी जला लेते हैं और सारा काम भी कर लेते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा बैटरी में होता है, वहाँ से जो कन्वर्ट करते हैं तो विद्युत में कन्वर्ट करते हैं। तो भाई यही तो कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? कहेंगे जितने भी विद्युत सेल है सभी का सभी रासायनिक ऊर्जा से लबालब भरा रहता है भाई। इसका मतलब वो जो कन्वर्ट करके देगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके देगा, इसलिए हमारा विद्युत सेल आंसर हो गया। इसमें आप देख रहे हैं एक विद्युत बल्ब देख रहे हैं, तो यहाँ विद्युत बल्ब क्या करता है बताइए मेरे प्यारे साथियों? विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट, ऊष्मा और प्रकाश में कन्वर्ट कर दे रहा है। क्या कन्वर्ट कर दे रहा है? तो कहेंगे कि विद्युत ऊर्जा को एकदम ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा से किस में कन्वर्ट होगा? ऊष्मा में होगा, यानी ताप भी देता है, देखते हैं बल्ब से टेम्परेचर भी निकलता है। ऊष्मा और प्रकाश दोनों ऊर्जा में ये कन्वर्ट होता है, ऊष्मा और प्रकाश ये दोनों ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये डायनमो की बात आ रहा है। डायनमो देखते हैं मेरे प्यारे साथी कहाँ लगा रहता है? जनरेटर आप देखे हो ना, जनरेटर देखे हो भैया? जब हम शादी विवाह में जनरेटर चलाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जनरेटर जब चलाते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या होता है पता है? तो उससे उससे क्या होता है? तो वो यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में। जब तक डायनेमो घूमेगा नहीं तब तक विद्युत हमको मिलेगा नहीं। तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब डायनेमो से हमें विद्युत मिलता है तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो आप कहेंगे सर जी यांत्रिक, देखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, 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 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मेरे प्यारे साथियों आप सबका। एकदम इसी प्रकार आप सब लगे रहिए ना, जबरदस्त मजा आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक और बचा है विद्युत मोटर। मोटर आप देखते हैं, मोटर विद्युत मोटर क्या करता है भाई? यहाँ एकदम आसानी से याद रखेंगे कि विद्युत ऊर्जा, विद्युत मोटर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। भैया यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है कौन? विद्युत मोटर कन्वर्ट कर देता है। एकदम क्लियर है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर मेरे प्यारे साथियों। सब चीज यहाँ पे ध्यान रख लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। पोलियो निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मेरे प्यारे साथियों, पोलियो जो है तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट करता है। जब तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट कर देगा तो समझते हैं ना, कोई पैर से, कोई पाँव से, कहीं हाथ से, कहीं मुंह से, देखते हैं ना, उसको कहते हैं ना पोलियो लग जाता है। तो भैया सबसे पहले यानी जो प्रभावित करता है वो तंत्रिकीय तंत्र को प्रभावित कर देता है। तो आंसर क्या लगा देंगे? तंत्रिका तंत्र लगा देंगे। आंसर क्या लगा देंगे? तंत्रिका तंत्र लगा देंगे। बिल्कुल एकदम तंत्रिका तंत्र आप सब भी लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ें तो चलिए एकदम आगे है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वस्तु का आभासी भार बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। आखिर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों कंडीशन समझिएगा एकदम। अगर लिखना चाहेंगे आप जरूर लिखिएगा। हम थोड़ा असमर्थ हैं लिखने के लिए, क्योंकि बताए किसी तरह मेरे प्यारे साथी हम आपके साथ आए हैं आज। ठीक है, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वस्तु का आभासी भार, आंसर लगवा देंगे, लेकिन ध्यान से समझिएगा। जब कहेगा त्वरित वेग से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो वस्तु का भार बढ़ेगा, घटा प्रतीत होगा या परिवर्तित रहेगा। तो समझिएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो, यानी त्वरित, समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो तो भार जो है बढ़ा हुआ महसूस पड़ेगा। अगर त्वरित गति से नीचे आ रहा हो तो समझ लीजिए भार कम महसूस पड़ेगा। और समान वेग से ऊपर या समान वेग से नीचे आएगा तो भार अपरिवर्तित रहेगा। अगर टूट जाएगा तो शून्य हो जाएगा। तो आंसर लगा देंगे चौथा नंबर में। त्वरित गति से ऊपर जाए
तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। त्वरित गति से नीचे आए तो भार जो है घटा हुआ, कम हुआ प्रतीत होगा। और समान वेग से ऊपर या समान वेग से नीचे जाएगा तो मेरे भाई, मेरे मित्र, अपरिवर्तित रहेगा। अगर डोरी टूट जाएगा तो वस्तु का भासी भार शून्य हो जाएगा। एकदम आंसर लगा देंगे डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस सिद्धांत, किस कार्य के लिए मिला था? आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसमें मिला था? E बराबर mc² एक खोजा था उस समय, यानी वो जो खोजा था, क्या खोजा था पता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया था। यही प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। वो भी कब मिला था? 1921 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1921 ईस्वी में नोबेल मिला था। किसको मिला था? आइंस्टीन को मिला था। किसके लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला था। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अभिसारी लेंस वह लेंस होता है जो किरण एकत्रित करता है, किरण फैलाता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, केवल वास्तविक प्रतिबिंब। उत्तल लेंस काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनाता है। यह केवल दिया, इस तो आंसर होगा नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएंगे, वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाएंगे। और जो है आप जानते हैं उत्तल लेंस आपका किस प्रकार रहता है? इस प्रकार का रहता है। ये आपका आधार है। आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से कोई किरण आएंगे तो ये एकत्रित करेंगे, इधर मिलेगा। फिर यहाँ से अगर आएंगे तो ये एकत्रित इस प्रकार एकत्रित हो जाएगा। सब किरण क्या होगा? एकत्रित करेंगे। यानी कहने का मतलब कि अभिसारी लेंस सबसे पहले किस लेंस को कहते हैं? तो कहेंगे उत्तल लेंस को कहते हैं। और उत्तल लेंस एकत्रित करता है किरण को। तो आंसर क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आंसर बी लगा देंगे। चलिए, बिल्कुल एकदम सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। सर जी क्या लिखते हैं भाई, एक बार बढ़िया से लिख दो। आगे देखिए क्या कहता है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, बताइए कौन है? रदरफोर्ड है, मैडम क्यूरी है, जॉन डाल्टन है, या आइंस्टीन है? कौन है? चौरसिया जी कुछ लिखने वाले थे, लिखिए चौरसिया जी, बताइए क्या आप सजेस्ट हमें कर रहे हैं? कुछ पढ़ाने के लिए बोल रहे थे, बताएंगे आप? तो मेरे प्यारे साथियों, जॉन डाल्टन थे। कौन थे? जॉन डाल्टन थे, जो कि 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत की व्याख्या किया, यानी प्रस्ताव रखा, व्याख्या किया। कितने ईस्वी में? 1808 ईस्वी में। किसने? जॉन डाल्टन ने, एकदम परमाणु सिद्धांत का। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे क्या कहता है? कहता है द्वीप सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो मेरे प्यारे साथी, द्वीप सहित की बात आएंगे, अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर होगा। अगर कह देगा द्वीप सहित भारत की तटीय सीमा तो 7516 किलोमीटर है। टोटल मुख्य भूमि अगर पूछे जाए तो भैया 6100 किलोमीटर। अगर द्वीप सहित भारत की तटीय सीमा कुल पूछा जाए तो 7516 किलोमीटर। यहाँ पे आपको अप्रोक्स लगा देना है 7500 किलोमीटर। अगर पूछा जाए मुख्य भूमि की तटीय सीमा तो 6100 किलोमीटर, द्वीप सहित तटीय सीमा 7516 किलोमीटर। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका 7516 नहीं है, इसलिए आंसर आप बी लगा के चले आइएगा, सही आ जाएगा। दिलीप चौरसिया जी जरूर बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं आप। आगे देखिएगा, जेवीपी कमेटी के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर करने की सिफारिश की गई थी? जे का मतलब मेरे प्यारे साथियों, जवाहरलाल नेहरू, भी फोर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी फोर यानी पटाभी सितारा मैया। ठीक है, पटाभी सितारा मैया, तीनों के द्वारा यानी गठित था एक कमेटी। उसमें जो है यानी कहता है किस आधार पर करने की सिफारिश की थी? भाषा के आधार पर तो 1956 में आए थे। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों यानी पुनर्गठन करने का भौगोलिक आधार माना था। तो भौगोलिक आधार आंसर आप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? भौगोलिक आधार लगा देंगे एकदम। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सितारा मैया कमेटी ने 1948 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा को न लेकर के भौगोलिक आधार को मान्यता दिया था। किसका मान्यता दिया था? भौगोलिक आधार का मान्यता दिया था। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है?
कपड़े पर स्याही के धब्बे अथवा जंग हटाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? यानी कपड़े पर अगर दाग लग जाता, धब्बा, तो क्या कहते हैं? देखिएगा, इसे समझिएगा, नींबू का प्रयोग करते हैं। भैया नहीं कहते हैं नींबू का प्रयोग कर लो, ऐसे हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन उसका अगर हम पूछें अम्ल में देखा जाए तो भैया यहाँ पे ये तो बेंजोइक अम्ल दवा उवा को संरक्षित करने के लिए प्रयोग करते हैं, और जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़े पर स्याही और धब्बे जंग हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। और आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों, नाइट्रिक अम्ल जो है सोना चांदी शुद्धिकरण के लिए प्रयोग करते हैं। और फॉर्मिक अम्ल आप जानते ही हैं किसमें पाया जाता है? चींटी और मधुमक्खी बिच्छू के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, जिसको आप मेथोनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल हो गया चींटी बिच्छू डंक में पाए जाने वाला, जिसको आप मेथोनोइक अम्ल बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल से मेरे प्यारे साथियों आप सोना चांदी को शुद्ध करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल से कपड़े स्याही धब्बे हटाने को मिटाने में काम प्रयोग करते हैं। और बेंजोइक अम्ल तो जानते हैं आप, दवा खाद्य पदार्थ को संरक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे क्या कहता है सुनेंगे। निम्नलिखित में प्राणियों में से एक की पहचान करें जो त्वचा से शोषण करता है। और आप जानते हैं कि मनुष्य मछली छिपकली त्वचा से नहीं करेगा, तो भैया हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। मनुष्य पक्षी पशु जो है फेफड़ा से यानी करता है, क्या करता है? श्वसन फेफड़ा से करता है। और आप जानते हैं मछली जो सीप है गिल से करता है, कीट पतंग जो है श्वसन से करता है, नली से, है ना? चलिए बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। एकदम सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि मेरे प्यारे साथियों सभी तक इस क्लास का लिंक पहुंच सके और सब कोई लाभ उठा सके एकदम जबरदस्त तरीके से। क्या कहता है अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों? निम्न में से कौन सा हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनाने में मदद करता है? बोने पौधों को तो लंबा मेरे प्यारे साथियों ऑक्सिन भी करता है, जिबरेलिन भी करता है, लेकिन फूल बनाने में मदद जो करता है वो जिबरेलिन करता है। जिबरेलिन करता है यानी ये पौधों को लंबा भी करता है और फूल बनाने में मदद भी करता है। आपके पास एक आ रहा होगा कि ऑक्सिन सर क्या है? तब ऑक्सिन पौधे को भी बढ़ाता है, बात ये भी समझिएगा, ऑक्सिन पौधे को बढ़ाता है, उसके साथ साथ वो फल को बढ़ाता है। यानी क्या करता है? फल को बड़ा करता है ऑक्सिन का प्रयोग, और फूल बनाने में मदद करेगा तो जिबरेलिन का प्रयोग होगा। तो आंसर भैया लगा देंगे, जिबरेलिन लगा देंगे। एकदम क्लियर है। चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, एक बार आप सब अटेंडेंस बना दीजिए, नाम ले लेंगे इतने भी तबीयत खराब थी। चलिए अगला जो कहता है हमारा सवाल, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदायक है क्योंकि ये पसीना सोख लेते हैं, ये आंखों की शीतलता प्रदान करते हैं, ये अपने ऊपर पड़ने वाले उष्मा को परावर्तित कर देते हैं, ये शरीर से हस्तांतरित होने वाले सारी उष्मा को विकसित कर देते हैं। इनका आंसर मेरे प्यारे साथियों आप सब लगा दीजिए प्यार और मोहब्बत से। क्या करिए? प्यार और मोहब्बत से आंसर लगा दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? तो कहेंगे सर ये अपने ऊपर पड़ने वाले उष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए गर्मियों में सफेद कपड़ा इसलिए पहनने में आरामदायक होता है कि अपने ऊपर पड़ने वाली उष्मा को क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर महसूस नहीं होता है, हल्का ठंडा ठंडा महसूस होता है ना। इसलिए देखते होंगे प्राय गर्मी दिन में सादा कपड़ा पहना जाता है, भाई पहनता भी लोग है। मनोज कुमार चौधरी जी नमस्कार प्रणाम, चांदनी भारती जी, काजल जी, पूर्णिमा जी, राहुल ब्रांड जी, प्रज्ञा सिंह जी, पूजा जी, दीप्ति प्रिया जी, डॉक्टर रंजीत कुमार जी, सिंटू जी, सोनी जी, बेबी खातून जी, प्रिया रानी जी, समा जफर जी, पूजा कुमारी जी, रितु सक्सेना जी, ज्ञान चंद्र कुमार यादव जी, समा जफर जी, प्रिया रानी जी, गुरुदेव जी, मनोज कुमार चौधरी जी, सभी का नाम ले लिए। वृंदर जी, अगर जिसका नाम छूट जाए माफी चाहेंगे। सोनी जी, सोनाक्षी भारती जी, कोमल कुमारी जी, कल्याणी जी, मोनू सोनू सैम जी, विक्की कायला, सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हीं ही मिलता है जिन्हें कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो, भाई का लाडला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
एकदम बहुत ही सुंदर लगा मेरे प्यारे साथियों आप सबसे जुड़ करके। तो आंसर लगा दिए आप सब, कहेंगे यस सर। आगे कहते हैं इलाहाबाद से हल्दिया निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है? जिसका मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय जलमार्ग भी जोड़ा जाता है। अब कहते हैं इलाहाबाद से हल्दिया, आप जो भी बुक पढ़ते होंगे, पहले में मिल जाता होगा जलमार्ग में कि इलाहाबाद से हल्दिया कौन-सा? तो कहेंगे NW1 यानी कि NW1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? NW1 जोड़ता है। मेरे प्यारे से NW2 जो है का NW2 जो है क्या करता है? सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक जोड़ता है, धुबरी तक जोड़ता है, धुबरी तक जोड़ता है। आप जानते हैं ना सादिया से धुबरी तक NW2 जोड़ता है। बिल्कुल एकदम सही जवाब आ रहा है। सदिया से धुबरी तक जो जोड़ता है NW2 जोड़ता है। अगर हम आप ही सबसे पूछें कि NW3 किसको जोड़ता है, तो कहेंगे सर NW3 जो है कोल्लम से कोटापुरम, कोल्लम से लिख लीजिए आप सभी, कोल्लम से कोटापुरम, कोल्लम से कोटापुरम, कोल्लम से कोटापुरम जोड़ते हैं। NW3 नेशनल वाटर हाईवे जो है NW3 जो है कोल्लम से कोटापुर जोड़ते हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। चौथा जो है काकीनाडा से मरकानम तक जोड़ते हैं, चौथा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरे प्यारे साथियों है, भारत का सबसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? भारत का सबसे आधुनिक जो सुविधाओं से सुसज्जित बंदरगाह है, कौन है पता है? तो कहेंगे नन्ना सेवा बंदरगाह जो मुंबई में है, वो बंदरगाह है, जिसका नाम मेरे प्यारे साथियों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। जिसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। जिसका जो है नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। बिल्कुल एकदम नन्ना सेवा बंदरगाह जो मुंबई में, इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। यही बंदरगाह जो है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बंदरगाह है। क्या है? आधुनिक सेवाओं से सुसज्जित बंदरगाह है। कहता है शारदा नदी विवाद निम्नलिखित में से भारत तक किस देश के मध्य में है? आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि शारदा नदी विवाद जो है वो एकदम भारत और नेपाल के साथ है। भारत और किसके साथ है? नेपाल के साथ है। ये जल विवाद किसका? शारदा नदी जल विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच में है। जिस प्रकार पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु नदी को लेकर के है, सिंधु नदी जल विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों शारदा नदी भारत और नेपाल के बीच में है। जैसे कि बांग्लादेश के साथ फरक्का नदी और फरक्का नदी विवाद है बांग्लादेश और भारत के साथ, उसी प्रकार शारदा नदी, उसी प्रकार जो है सिंधु नदी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से भारत का सर्वप्रथम उद्योग कौन है? सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग। तो इसका आंसर बता देंगे मेरे प्यारे साथियों। भारत का सर्वप्रथम उद्योग जो था सूती वस्त्र उद्योग है, जो 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में यानी कि कलकत्ता में ही स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1818 ईस्वी में सूती वस्त्र उद्योग। पहला उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग है। दूसरा अगर इसमें देखा जाए कागज उद्योग जो है 1832 ईस्वी में था। 1832 ईस्वी में कागज उद्योग था। 1832 ईस्वी में कागज उद्योग था जो श्री रामपुर यानी कोलकाता श्री रामपुर में स्थापित था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों चीनी उद्योग 1840 ईस्वी में, और आपका एक जो है जूट उद्योग 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। चलिए एकदम क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों एकदम बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्नों को समझना भी बहुत ही अच्छे से है। आपको पता है कि आपके पास जो है
4 यहाँ पे थी दिया गया है, जो उद्योग है, प्लांट है, एक भिलाई इस्पात संयंत्र है, दुर्गापुर स्टील संयंत्र है, राउरकेला स्टील संयंत्र है, बोकारो स्टील प्लांट है। आप जानते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो देखिएगा 1956 से लेकर के 1961 तक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड पंचवर्षीय योजना 51 से 56, 56 से 61 और 61 से लेकर के मेरे प्यारे साथियों 1961 से लेकर के 1966 तक जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, तृतीय पंचवर्षीय योजना है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। तो हम पहले देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन था। तो पहला नंबर जो था वो भिलाई था। कौन था? भिलाई था, जो कि रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। दूसरा नंबर हमारा दुर्गापुर था। क्या था? दुर्गापुर था, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तीसरा जो है हमारा राउरकेला। तीसरा क्या है? राउरकेला, राउरकेला राउरकेला स्टील प्लांट था, स्टील प्लांट था, जो कि ये किसके सहायता से? ये रूस की, ये राउरकेला भी है जो है, राउरकेला जो है क्या है? जर्मनी है, क्षमा चाहेंगे। राउरकेला जो है जर्मनी के सहायता से, क्या? जर्मनी के सहायता से स्थापित किया गया था। और आपका यहाँ एक ऑप्शन बच गया बोकारो, तो यही तृतीय पंचवर्षीय योजना में था, बोकारो तृतीय में था, जो कि आपका रूस के सहयोग से बनाया गया था, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बोकारो स्टील प्लांट जो है यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका निर्धारण हुआ था, जो रूस के सहयोग से हुआ था। क्या हुआ था? रूस की सहायता से यानी कि बनाया गया था, रूस की मदद से इसका संचालन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे है हल्दी के पौधे के खाने वाले भाग निम्न में से कौन सा है। अब हल्दी भैया तो आप जानते ही हैं, हल्दी जो कि मसाला बनता है, जैसे पीला पीला हो जाता है सब्जी वगैरह, तो उसका जो भाग खाया जाता है प्रकंद खाया जाता है। आंसर लगा देंगे, प्रकंद लगा देंगे। जिस प्रकार आलू का तना खाया जाता है, उसी प्रकार हल्दी का प्रकंद खाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जीरोंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो कहेंगे वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन जो है वो जीरोंटोलॉजी में किया जाता है, इसके अंतर्गत किया जाता है। तो भैया आंसर लगा देंगे जीरोंटोलॉजी। क्या बात है, जबरदस्त मेरे प्यारे साथियों। सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए, सभी तक जरूर पहुंचा दीजिए। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो भाई 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही परमाणु संख्या होंगे, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू आपका परमाणु संख्या। लेकिन न्यूट्रॉन संख्या आपका क्या करेंगे? परमाणु प्रोटॉन की संख्या के साथ जोड़ देंगे, या तो न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के साथ जोड़ेंगे, तब द्रव्यमान संख्या आ जाएगा ना। चलिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित क्या नहीं है? आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि फेदोमीटर से गहराई मापी जाती है, समुद्र की बात सही है, गहराई मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता, भैया नहीं, गलत हो गया। हाइड्रोमीटर से जानते हैं आपेक्षिक आर्द्रता नहीं, घनत्व मापी जाती है। क्या मापी जाती है? घनत्व मापी जाती है, क्योंकि घनत्व का इंग्लिश डेंसिटी डी से शुरू होता है, इसलिए यहाँ डॉ होता है। तो हम लोग याद रखते हैं डेंसिटी को हाइड्रोमीटर, आपेक्षिक आर्द्रता को जो मापते हैं वो मापते हैं हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। यानी आपेक्षिक आर्द्रता
हाइग्रोमीटर से मापेंगे, हाइड्रोमीटर से घनत्व को मापेंगे, इसलिए सम्मिलित नहीं है। आंसर हमारा यही हो गया। अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई, बात सही है। अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई, बात सही है। गैल्वेनोमीटर से लघु धारा मापते हैं, तो बिल्कुल बात सही है। धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, बात सही है। तो भैया आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। तो मेरे प्यारे साथियों, नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ किस रूप में कार्य करती है? तो आपको भैया पता है कि नाभिकीय रिएक्टर पहले किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं पता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हम बता चुके थे इसके बारे में, आप सभी को पता है। इसमें जो है यानी कैडमियम के जो छड़ होते हैं ये नियंत्रक रूप में काम करते हैं। इसमें जो है संयोजक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं कि इसलिए मंदक इसमें कौन-कौन रहता है मेरे प्यारे साथियों, आप सब जरूर बताइए। इसमें जो मंदक काम करता है क्या-क्या करता है? तो कहेंगे भारी जल या ग्रेफाइट का काम होता है, और संयोजक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। नियंत्रक छड़ में कैडमियम या बोरॉन का छड़ प्रयोग करते हैं, तो कैडमियम यहाँ नियंत्रक छड़ गया। हम इसके बारे में चर्चा शायद किए होंगे पिछले सेट में, सेम क्वेश्चन है। इसका आविष्कार किसने किया था बताइए? नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार भी बताए थे, एनरिको फर्मी ने आविष्कार किया था। किसने किया था? एनरिको फर्मी ने आविष्कार किया था। बात एकदम सही है। चलिए, बिल्कुल एकदम मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? धूप वाले चश्मे के लिए लेंस किस प्रकार के कांच से बनाया जाता है? जब आपका देखिए अभी धूप अगर चलता है, हम लोग काला चश्मा लगाते हैं, सन ग्लासेस लगा के चलते हैं। वही कहता धूप वाले चश्मे के लिए किस लेंस का यानी जो लेंस आता है किस प्रकार कांच के बनाया जाता है? तो कहें क्रूक्स कांच का बना होता है। क्या होता है? क्रूक्स कांच का बना होता है। तो आंसर लगा देंगे भैया क्रूक्स कांच। आपके पास एक फिल्टन कांच है, कहेंगे कि फिलंट कांच कहाँ प्रयोग होता है? तो कहेंगे सर फिलंट कांच का प्रयोग जो होता है कैमरा में होता है, विद्युत बल्ब में होता है, दूरबीन में होता है, ये सारे जगह फिलंट कांच लगते हैं। पायरेक्स कांच कहाँ लगते हैं? तो कहेंगे प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए जो है पायरेक्स कांच का लगते हैं। सोडा कांच कहाँ लगते हैं? बोतल बनाने में लगते हैं, ट्यूबलाइट बनाने में लगते हैं, बर्तन बनाने में लगते हैं, ये सारी चीज सोडा कांच है। लेकिन धूप वाले चश्मे के लिए क्रूक्स कांच। आंसर लगा देंगे, फटाफट लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, जरूर लगा दीजिएगा। लाल कमल का फूल हरा रंग के प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? आज के बाद ये टेंशन नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों कि ये प्रश्न आपसे छूट जाए, कभी संभव नहीं है। क्योंकि लाल कमल को अगर किसी भी रंग में देखेंगे, देखिएगा यहाँ एक तरीका याद रखने का, अपना कलर में खुद अपने रंग दिखेगा। अगर लाल फूल है, लाल में ही लाल अपने दिखेगा, लाल फूल खाली सादा में ही लाल दिखेगा। यानी कह सकते हैं जिस भी कलर का कोई भी फूल रहे या कोई भी चीज रहे, वो अपना में अपना रंग खुद दिखेगा, और दूसरे में खुद दिखने का मतलब सादा में वो खुद अपना कलर दिखेगा, बाकी किसी कलर में किसी के साथ दिखेगा काला ही दिखाई देगा। जैसे कि लाल कमल हराम दिख रहा है तो काला दिखाई देगा, लाल कमल बैगनी में देखेंगे काला दिखाई देगा, लाल कमल पीला में देखेंगे काला दिखाई देगा, लेकिन लाल कमल सादा में देखेंगे तो लाल दिखाई देगा, लाल कमल लाल में देखेंगे तो लाल दिखाई देगा। यानी सादा और खुद अपने कलर में वो लाल अपना कलर दिखाई देगा, बाकी सब में काला दिखाई देगा, बाकी सब में काला दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किस विद्वान की कृति है? अष्टाध्यायी तो आप जानते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों क्या लगा देंगे? पाणिनि लगा देंगे। 39 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एकदम लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्या है? नैनीताल झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऐसे भी नैनीताल जितने भी ताल आ जाए उत्तराखंड प्राय होता है, लेकिन 3 ताल ऐसे हैं जो उत्तराखंड में नहीं होगा। एक चंद्र ताल, दूसरा सूरज ताल, तीसरा भोज ताल, ये उत्तराखंड में नहीं है। बाकी जितने भी ताल हैं उत्तराखंड में आ जाएंगे। जैसे कि नाम जोड़ा देते हैं हम, नैनीताल हो गया, सात ताल हो गया, रकास ताल हो गया, माला ताल हो गया, देवताल हो गया, खुंदट ताल हो गया, नगदुदिया ताल हो गया, जितने भी ताल आ जाएंगे सब उत्तराखंड चले जाएंगे।
चलिए तो आंसर लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों, उत्तराखंड। आगे कहते हैं वीरता पुरस्कार के क्रम में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? वीरता क्रम में अगर बात करें तो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो पहला नंबर पर मेरे प्यारे साथियों परमवीर चक्र है। पहला नंबर पर कौन सा है? परमवीर चक्र है। दूसरा नंबर पे कौन है? महावीर चक्र है। तीसरा नंबर पे मेरे प्यारे साथियों कौन चक्र है? वीर चक्र है। उसके बाद विशिष्ट चक्र होते हैं। तो फिर पांचवा जो है आपका अशोक चक्र होते हैं, यानी पहला परम, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे विशिष्ट नहीं है तो आप अशोक लगा के आ सकते हैं। लेकिन सबसे वीरता पुरस्कार अगर सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाए तो परमवीर चक्र है। तो आंसर लगा देंगे आप, परमवीर चक्र लगा देंगे। बिल्कुल एकदम सही है। अभी मेरे प्यारे साथियों एसएससी का क्लास नहीं होगा, तबीयत मेरा पूरा खराब है। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम है, बिहार पुलिस का क्लास खत्म करते हैं, फिर रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आने को है, उसको लेकर के जरूर आएंगे और फ्री ऑफ कोर्स चलेगा। सारे क्लास एकदम जबरदस्त तरीके से चलेगा, इसमें आप निश्चित रहिए। भारत का सबसे ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भैया भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछा जाएगा तो लद्दाख का पठार मारिएगा। अब विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा जाएगा तो तिब्बत का पठार मार दीजिएगा आंसर। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है सवाल। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? बिहू की अगर बात करें किस राज्य का नृत्य है तो बिहू जो है आपका कहाँ का है? असम का है। तो लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों, असम लगा देंगे। क्या करेंगे? असम लगा देंगे। बिल्कुल सही जवाब है। आगे निम्नलिखित में से कौन हिमालय का भाग नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों हिमालय जो है 3 भागों में बांटा है। आपका महान हिमालय जो बृहद हिमालय कहते हैं, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालिक जो है ट्रांस हिमालय जो है हिमालय का भाग नहीं है। तो आंसर लगा देंगे आप ट्रांस हिमालय लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ट्रांस हिमालय लगा देंगे। आगे देखते हैं विश्व शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आपका विश्व शिक्षक दिवस है। आप जानते हैं विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। अगर भारत में देखें भारतीय शिक्षक दिवस तो कहेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर। आप जानते हैं 14 सितंबर यानी कि पिछला दिन था, 14 सितंबर सब कोई पोस्ट किए थे, सब कोई स्टेटस लगाए थे। बताइए मेरे प्यारे साथियों 14 सितंबर को कौन सा दिवस था? तो कहेंगे सर 14 सितंबर पिछला दिन बीत चुका है, हिंदी दिवस है। कौन सा दिवस? हिंदी दिवस। तो मेरे प्यारे साथियों कि हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं जहाँ पे जो है हिंदी का उतना महत्व नहीं दिया जाता है, तो भी हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। इसीलिए कहेंगे मेरे प्यार से हिंदी पर जोड़ दीजिए, हिंदी पहचान है हमारी। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बताएंगे? राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों ये शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की द्वीप सहित भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। यानी भारत का जो है द्वीप सहित भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो कहेंगे सर जी कार निकोबार में, लघु निकोबार में, अंडमान में, ग्रेट निकोबार में। क्या आंसर लगाएंगे आप बताइए इसका आंसर? तो मेरे प्यारे साथियों लगा देंगे ग्रेट निकोबार में। कहाँ लगा देंगे? ग्रेट निकोबार में लगा देंगे, है ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तब तक बताइए, तब तक हम आपसे स्थापना पूछ लें कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो कहेंगे सर इसका स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1945 ईस्वी में। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है इसका मुख्यालय। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिएगा अभी अध्यक्ष इसका कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष है, ठीक है।
जर्जिया अध्यक्ष है इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से लोहे का सर्वोत्तम किस्म का अयस्क कौन है? लोहे का सर्वोत्तम किस्म का अयस्क को पूछा जाए तो मैग्नेटाइट है। कौन है? मैग्नेटाइट है। लेकिन हेमेटाइट से अयस्क से ही लोहे को जो है प्राप्त किया जाता है, लेकिन अगर सर्वोत्तम किस्म का पूछा जाएगा तो मैग्नेटाइट है। कौन है? मैग्नेटाइट है। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है? बांग्लादेश के साथ जो है अभी मैच चल रहा है भारत का, लेकिन बताइए मेरे प्यारे साथियों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जान लीजिए कि राष्ट्रीय खेल उसका क्या है? कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। बिल्कुल सही चल रहे हैं आप सब। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे क्या कहता है? 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। बिल्कुल बात है। निम्न में से क्या कहते हैं? याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, 21 जून 22 दिसंबर। 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, तो 22 दिसंबर जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। तो 21 जून जो है यानी कि लंबवत सीधा सीधी कर्क रेखा पर पड़ता है, तो भैया हमारा जो है 21 जून यानी कर्क संक्रांति कहलाएंगे। अगर 22 दिसंबर पूछता दक्षिणी गोलार्ध में होता है भैया तो बड़ा दिन, तो इसका मतलब उस समय मकर संक्रांति होता। तो हमारा 21 जून कर्क संक्रांति सबसे बड़ा दिन। क्लियर है? तो आंसर लगा देंगे आप कर संक्रांति। कर्क संक्रांति बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? लास्ट प्रश्न है आज का मेरे प्यारे साथियों। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कहेंगे सर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। अब यही जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम इतना ही रहने देंगे, क्योंकि हमें पावर उतना नहीं मिल पाएगा आपके साथ 1 घंटे तक रहने का, 100 क्वेश्चन करने का, क्योंकि थोड़ा सा फिर लग रहा है दूसरे टाइप, और तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए हम इतना ही आज क्लास ले पाए। फिर हम आपकी क्लास में कल जुड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि कल हम अच्छे तरह से ठीक हो जाएं, और फिर आपका जो है हम एग्ज़ाम तक आपका पूरा सेट कराने का कोशिश रखेंगे, जितना हम कहे थे। बाकी जितना चीज़ अगर बताएं, अगर जिसको टेस्ट मारना है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे है, वो ज़रूर लगाइए। और कहते हैं कि इस समय तबीयत खराब हो गया, जिस समय नहीं होना चाहिए था, हम आपके साथ खड़े थे और लगातार क्लास चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि शरीर है, कुछ भी कभी हो सकता है। बाकी ये ऊपर वाले हैं कि कब कब तक ठीक करते हैं, दवाई तो चल ही रहा है, सारी चीज़ कर रहे हैं सुचारू रूप से। ज़्यादा बात नहीं करेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मिलते हैं हम आप सबों के साथ अगली क्लास में। नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।